नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क घटाने की केंद्र की घोषणा के बाद भाजपा शासित राज्यों ने वैट में कटौती की। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में निर्मित कोविड टीका कोवैक्सीन के आपात उपयोग को मंजूरी दी। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के अंतर्गत देश में 107 करोड़ 66 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तराखंड में केदारनाथ जाएंगे। प्रकाश पर्व दीपावली आज देश विदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अयोध्या का दीपोत्सव सर्वाधिक संख्या में दीप प्रज्वलित करने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा 2030 तक अयोध्या विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र होगा। दक्षिण अफ्रीकी लेखक डेमोन गैल्गट को उनके उपन्यास द प्रॉमिस के लिए इस वर्ष का बुकर पुरस्कार। T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने अफगानिस्तान को 66 रन से हराया और AIBA पुरुष विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में आज आकाश कुमार का मुकाबला कजाकिस्तान के महमूद सेबरखान से। समाचार प्रभात में रवि कपूर के साथ मैं चंद्रिका जोशी। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क कम करने के केंद्र के निर्णय के बाद भारतीय जनता पार्टी और एनडीए शासित कई राज्यों ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए ईंधन पर मूल्य संवर्धित कर वैट घटाने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट। केंद्र की घोषणा के कुछ देर बाद ही भाजपा और एनडीए शासित उत्तर प्रदेश, गुजरात, असम, गोवा, त्रिपुरा, कर्नाटक, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और बिहार सरकारों ने ईंधन पर वैट कम करने की घोषणा कर दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि राज्य में डीजल और पेट्रोल में 12 रुपए प्रति लीटर की कमी की जाएगी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने ईंधन पर 7 रुपए प्रति लीटर की अतिरिक्त कमी की घोषणा की। इससे डीजल 17 रुपए प्रति लीटर और पेट्रोल 12 रुपए प्रति लीटर सस्ती हो जाएगी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी पेट्रोल और डीजल पर वैट में 7 रुपए प्रति लीटर की कमी की है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने भी पेट्रोल और डीजल पर वैट में 7 रुपए प्रति लीटर की कमी की है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देव, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी पेट्रोल और डीजल पर वैट में इतनी ही कमी की घोषणा की है। एनडीए के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने भी पेट्रोल और डीजल पर वैट घटा दिया है। इससे बिहार में पेट्रोल 6.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल 11 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर सस्ता हो जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने पेट्रोल पर वैट में 2 रुपए प्रति लीटर की कमी की है। इससे राज्य में पेट्रोल 7 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो जाएगा। धर्मेंद्र, आकाशवाणी समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत बायोटेक के कोविड रोधी टीके कोवैक्सीन के आपात उपयोग की अनुमति दे दी है। G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोवैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन की मंजूरी दिए जाने पर बल दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत 2022 तक कोविड की 500 करोड़ वैक्सीन का उत्पादन करेगा। स्वास्थ्य संगठन के तकनीकी सलाहकार समूह की कल हुई बैठक में कोवैक्सीन के आपात उपयोग की सिफारिश की गई। भारत के औषधि नियंत्रक महानिदेशक से आपात इस्तेमाल के लिए अनुमति वाली वैक्सीन सूची में कोवैक्सीन 6ठी वैक्सीन है और कोविशील्ड तथा स्पुतनिक वी के साथ राष्ट्रव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम में इसका उपयोग किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने वैक्सीन के आपात इस्तेमाल की मंजूरी को एक बड़ी उपलब्धि बताया है। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प सिद्ध हुआ है। भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा निर्मित, संशोधित
कोवैक्सीन को WHO ने अप्रूवल दिया है, इसलिए मैं भारत के हमारे ICMR के साइंटिस्ट, भारत बायोटेक के वैज्ञानिक और भारत बायोटेक कंपनी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम क्षेत्रपाल सिंह ने ट्वीट करके आपात उपयोग की सूची में कोवैक्सीन को शामिल किए जाने पर भारत को बधाई दी है। भारत बायोटेक की संयुक्त प्रबंध निदेशक सुचित्रा इला ने कोवैक्सीन को आपात उपयोग की अनुमति दिए जाने को भारतीय वैज्ञानिकों और नवाचार के लिए महत्वपूर्ण पल बताया। नमस्ते, शुभ दीपावली। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन WHO इमरजेंसी यूज लाइसेंशियर अप्रूवल मिला हुआ है। भारत देश की इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आज विश्व देशों के बीच में रखा गया है। आप सबको भारत बायोटेक की तरफ से अभिनंदन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड के कम टीकाकरण वाले जिलों में टीके लगाने के काम में तेजी लाने के लिए नवाचार आधारित तरीकों को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। कम टीकाकरण वाले जिलों के साथ कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा बैठक में श्री मोदी ने कहा कि इन जिलों को अधिक टीकाकरण वाले जिलों के अनुभवों से सीखना होगा। देश के जिन राज्यों ने 100% पहली डोज का पड़ाव पूरा किया है, उनमें भी कई जगहों पर अलग अलग तरह की चुनौतियां रही है। कहीं भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से मुश्किल आई, तो कहीं साधन संसाधनों की चुनौती रही, लेकिन ये जिले इन चुनौतियों को पार करते ही आगे निकले हैं। वैक्सीनेशन से जुड़ा कई महीने का एक्सपीरियंस हम सबके पास है, हमने बहुत कुछ सीखा है। प्रधानमंत्री ने जिला अधिकारियों से कहा कि आवश्यकता पड़ने पर प्रत्येक गांव और प्रत्येक कस्बे के लिए अलग अलग कार्य नीतियां बनाई जाएं। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि स्थानीय लक्ष्यों से संबंधित कार्य सारणी तैयार करें। देश में अब तक 107 करोड़ 66 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 73 करोड़ 92 लाख टीके पहली डोज के रूप में, जबकि 33 करोड़ 74 लाख दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 30 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तराखंड में केदारनाथ जाएंगे। वे केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और श्री आदि शंकराचार्य की समाधि तथा उनकी प्रतिमा का अनावरण करेंगे। 2013 में बाढ़ में ये समाधि नष्ट हो गई थी, जिसका पुनर्निर्माण किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि प्रधानमंत्री केदारनाथ में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं पर 1 अरब 30 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा जो एक स्वप्न था कि भव्य केदारपुरी, दिव्य केदारपुरी बननी चाहिए, वो साकार हो रहा है। 400 करोड़ से भी ज्यादा योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है। दूसरे चरण के कामों का प्रारंभ होने वाला है। आदि गुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति का अनावरण होने वाला है और 5 तारीख का जो कार्यक्रम है, सीधे सीधे दुनिया को जोड़ने का काम उस दिन होने वाला है। सारे जितने देश के शिवालय हैं, हमारे शंकराचार्य जी के चारों मठ हैं और हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों पर इसका सीधा सीधा प्रसारण होने वाला है। प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान बद्रीनाथ, द्वारकापुरी और रामेश्वरम सहित देशभर के ज्योतिर्लिंगों और ज्योतिपीठों पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। संस्कृति मंत्रालय ज्योतिर्लिंग या ज्योतिपीठ परिसर अथवा निकटतम स्थलों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करेगा। केरल के कलाडी में आदि शंकराचार्य के जन्म स्थल में बने शंकराचार्य मंदिर में संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी के नेतृत्व में कार्यक्रमों का आयोजन होगा। श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय के संगीत विभाग द्वारा अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पर्यटन की दृष्टि से केदारनाथ आकर्षक और लोकप्रिय स्थल के रूप में उभर रहा है। यहां की ध्यान गुफा श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इस गुफा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकांत में 17 घंटे व्यतीत किए थे। केदारनाथ धाम के पास ही 3 और गुफाओं को स्थानीय प्रशासन द्वारा विकसित किया जा रहा है। सरकार ने उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना PLI के अंतर्गत बिजली के घरेलू उपकरणों के विनिर्माण के लिए 42 कंपनियों का चयन किया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि 26 कंपनियां एयर कंडीशनर के कलपुर्जों में 3,898 करोड़ रुपए और 16 कंपनियां LED के संघटकों के विनिर्माण के लिए 7 अरब 16 करोड़ रुपए निवेश करेंगी।
मंत्रालय ने कहा है कि इससे लगभग 44,000 लोगों को सीधे रोजगार मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिजली के घरेलू उपकरणों के लिए पीएलआई योजना का प्रस्ताव इस वर्ष अप्रैल में स्वीकृत किया था। मंत्रालय ने बताया है कि सरकार ने 13 प्रमुख क्षेत्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इस पर 1,97,000 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग घरेलू बिजली उपकरणों पीएलआई योजना के लिए नोडल विभाग है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु संधि में शामिल पक्षों के शिखर सम्मेलन COP26 के सिलसिले में आकाशवाणी से विशेष श्रृंखला COP26 एक्सप्लेनर का प्रसारण किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 12 नवंबर तक हम प्रतिदिन संबंधित विषयों का उल्लेख करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं भारत के वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन में ग्लासगो में हो रहे COP26 सम्मेलन में घोषणा की थी कि भारत 2070 तक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बिल्कुल रोक देगा, यानी शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला देश बन जाएगा। ये घोषणा स्वच्छ और हरित पृथ्वी के लिए भारत की जलवायु कार्रवाई प्रतिबद्धता को बल देती है। इन प्रयासों से धरती का तापमान बढ़ाने वाली ग्रीन हाउस गैसों में कमी लाने में मदद मिलेगी। अमेरिका, चीन और यूरोपीय संघ सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने वाले देशों में है। आरटीआई इंटरनेशनल में ऊर्जा और पर्यावरण निदेशक डॉ गौरव भटियानी ने आकाशवाणी को बताया कि 2017 तक भारत का शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य एक दूरदर्शी कदम है। India's net zero target for 2070 is a visionary move. It reinforces India's global leadership and is consistent with Mahatma Gandhi's message. That is, the world has enough for everyone's needs, but not enough for everyone's greed. Clean energy and adaptation programs create green jobs, reduce the risk for the poor and vulnerable, while simultaneously protecting our environment for the future generations. Children and the youth can be the torch bearers. I am confident that you will rise to the occasion to save the earth, the only home that we have. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। Got it. सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अधिक जानकारी के लिए 14440 पर मिस्ड कॉल दें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनहित में जारी। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क घटाने की केंद्र की घोषणा के बाद भाजपा शासित राज्यों ने वैट में कटौती की। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में निर्मित कोविड टीका कोवैक्सीन के आपात उपयोग को मंजूरी दी। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के अंतर्गत देश में 107 करोड़ 66 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तराखंड में केदारनाथ जाएंगे। सरकार ने घरेलू बिजली उपकरणों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 42 कंपनियों का चयन किया। प्रकाश पर्व दीपावली देश विदेश में हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। अयोध्या का दीपोत्सव सर्वाधिक संख्या में दीप प्रज्वलन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, 2030 तक अयोध्या विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र होगा।
दक्षिण अफ्रीकी लेखक डेमोन गैलगट को उनके उपन्यास द प्रॉमिस के लिए इस वर्ष का बुकर पुरस्कार। G20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने अफगानिस्तान को 66 रन से हराया और AIBA पुरुष विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में आज आकाश कुमार का मुकाबला कजाकिस्तान के महमूद सेबर खान से। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दीपों का त्योहार दीपावली आज देश विदेश में श्रद्धा, उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये त्योहार बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान घरों, देवालयों और अन्य सार्वजनिक स्थानों को सुरुचिपूर्ण तरीके से सजाया गया है। इस अवसर पर धन की देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। ओम महालक्ष्म्यै नमो नमः, ओम विष्णुप्रियायै नमो नमः, ओम धनप्रदायै नमो नमः, ओम विश्वजनन्यै नमो नमः। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दीपावली पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि दीपावली बुराई पर अच्छाई और अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक पर्व है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार जीवन में उजाला, भाईचारा, समृद्धि और शांति लाता है। उन्होंने लोगों के जीवन में सुख समृद्धि की कामना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली के पावन अवसर पर लोगों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रकाश पर्व पर प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रसन्नता, संपन्नता और सौभाग्य की कामना की है। अयोध्या का दीपोत्सव सर्वाधिक संख्या में दीप प्रज्वलन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने कल भव्य दीपावली समारोह के अंतर्गत सरयू नदी के तट पर 9 लाख से भी अधिक दीप जलाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्विटर पर गिनीज विश्व रिकॉर्ड प्रमाण पत्र साझा किया है। पिछले वर्ष भी सरयू तट पर 5,84,000 दीप जलाए जाने के बाद दीपोत्सव कार्यक्रम ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में आस्था जन समूह को अपने संबोधन में कहा कि विश्व की कोई भी शक्ति 2023 तक अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण को रोक नहीं सकती। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि वर्ष 2030 तक अयोध्या विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक पर्यटन स्थल होगा। उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण से यहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पूरे विश्व से लोग राम मंदिर के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए आएंगे। कल अयोध्या के राम कथा पार्क में भगवान राम के जीवन पर 3 पुस्तकों का विमोचन करते हुए श्री रेड्डी ने कहा कि अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। यहां रेल और सड़क संपर्क भी बेहतर किया जाएगा। दक्षिण अफ्रीका के उपन्यासकार डेमोन गैलगट को उनके उपन्यास द प्रॉमिस के लिए 2021 के बुकर पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। 57 वर्षीय गैलगट को वर्ष 2003 और 2010 में भी इस पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। गैलगट वर्ष 1999 के बाद दक्षिण अफ्रीका से ये पुरस्कार जीतने वाले पहले विजेता हैं। सर्बिया में AIBA पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में आज भारत के आकाश कुमार का मुकाबला कजाकिस्तान के महमूद सेबर खान से होगा। प्रतियोगिता में पदक पक्का करने वाले आकाश भारत के 7वें पुरुष मुक्केबाज हैं। पदक सुनिश्चित करने पर खुशी व्यक्त करते हुए आकाश ने कहा है कि उन्हें गर्व की अनुभूति हो रही है और आज का मुकाबला जीतकर वे देश को दिवाली का उपहार देना चाहते हैं। मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। मेरा मेडल कंफर्म हो गया है, बट मैं आगे की बाउट पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ। फोकस आगे की बाउट पे है, जो 4 तारीख को मेरा सेमीफाइनल बाउट है। तो मेरा बाउट था वो 2016 ओलंपिक के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट के साथ था, तो उसके साथ मैंने खेला और बहुत अच्छा खेला, जिससे मेरा एक्सपीरियंस और भी ज्यादा बढ़ गया है। दिवाली वाले दिन मेरा सेमीफाइनल बाउट है और वो बाउट मैं पक्का जीत के अपने देशवासियों को हैप्पी दिवाली विश करूंगा। अबू धाबी में 2020 विश्व कप क्रिकेट के सुपर
12 मैच में भारत ने कल रात अफगानिस्तान को 66 रन से हरा दिया। आज दुबई में ऑस्ट्रेलिया का सामना बांग्लादेश से और अबुधाबी में श्रीलंका की टीम वेस्टइंडीज के साथ खेलेगी। और अब आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक दुनिया के अब तक के सबसे महान संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन लेकर आता है इसी संघर्ष की एक झलक। आज की कड़ी में हम महान स्वतंत्रता सेनानी वासुदेव बलवंत फड़के की जयंती मनाते हैं। 4 नवंबर 1845 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के शिरदो गांव में जन्मे फड़के किसान समुदाय की दुर्दशा से विचलित हो गए थे। उनका मानना था कि स्वराज ही उनके कष्टों का एकमात्र उपाय है। वासुदेव बलवंत फड़के को भारतीय सशस्त्र विद्रोह के जनक के रूप में जाना जाता है। आता कर ओंकारा तांडव गिळावया घास, नाचत गर्जत काक बळीच्या गळ्यावरी फास, रक्तमास लुटण्यास गिधाडे येऊ देत क्रूर। फड़के पुणे में सैन्य वित्त कार्यालय के कर्मचारी थे। इसके बावजूद 1870 के दशक के मध्य में वहाँ की सड़कों पर थाली और करछुल के साथ घूमते थे। उस दौरान वे कहा करते थे कि हमारा देश स्वतंत्र होना चाहिए और अंग्रेजों को बाहर किया जाना चाहिए। रविवार के दिन वो जनता को संबोधित करने के लिए पनवेल, पलासपे, तसगांव और नरसोबाचीवाड़ी के आसपास के क्षेत्रों का दौरा करते थे। फड़के पहले भारतीय थे जिन्होंने अंग्रेजों को हटाने के लिए राजनैतिक जागरूकता के लिए इस प्रकार की यात्राएं की। श्वासानुजा वायू संगे ओलांडून भिंत, अन आईला कळवा अमुच्या हृदयातील खंत। 20 फरवरी 1879 को फड़के और उनके सहयोगियों विष्णु गर्दे, गोपाल साठे, गणेश देवधर और गोपाल हरि कर्वे ने पुणे से 8 मील उत्तर में लोनी के बाहर अपने 200 मजबूत सदस्यों वाले संगठन की घोषणा की। फड़के की टीम ने मुंबई के आसपास और बाद में कोंकण क्षेत्र में साहसपूर्ण कार्रवाइयां भी की। करता जय जयकार क्रांति का, करता जय जयकार। मई 1879 में फड़के ने ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी आर्थिक नीतियों की निंदा करने वाली अपनी प्रसिद्ध घोषणा जारी की। उद्घोषणा की प्रतियां राज्यपाल, कलेक्टरों और अन्य सरकारी अधिकारियों को भेजी गई थीं। 3 जून 1879 को लंदन से प्रकाशित द टाइम्स ने फड़के पर एक लंबा संपादकीय प्रकाशित किया। बाद में जब अंग्रेजों ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली तो फड़के महाराष्ट्र से भाग गए और निजाम की सेना में रोहिला और सिखों के साथ एक नई क्रांति को पुनर्गठित करने की कोशिश की। लेकिन 20 जुलाई 1879 को उनकी गिरफ्तारी के साथ ही उनकी ये योजना विफल हो गई। फड़के को यमन में अदन की जेल भेज दिया गया क्योंकि अंग्रेजों को उनकी गिरफ्तारी पर भारतीय जनता की प्रतिक्रिया का डर था। 17 फरवरी 1883 को भूख हड़ताल के दौरान फड़के की मृत्यु हो गई। फड़के का जब निधन हुआ तब उनकी आयु केवल 37 वर्ष थी। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए गठित सशस्त्र आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया। आज हम उद्योगपति और गांधीवादी जमनालाल कनीराम बजाज को भी याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 4 नवंबर 1889 को हुआ था। 1920 के दशक में बजाज कंपनी समूह की स्थापना करने वाले जमनालाल बजाज महात्मा गांधी के करीबी सहयोगी थे। गांधी जी अक्सर कहा करते थे कि जमनालाल तो उनके 5वें सुपुत्र हैं।
जमनालाल महात्मा गांधी के इस दृष्टिकोण में विश्वास करते थे कि कुटीर उद्योगों में वस्तुओं का निर्माण कर भारत में गरीबी खत्म की जा सकती है। उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई राय बहादुर की उपाधि को त्याग दिया और 1921 में असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। बाद में 1923 में उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर प्रतिबंध को धता बताते हुए ध्वज सत्याग्रह में भाग लिया। इसके लिए ब्रिटिश सेना ने उन्हें हिरासत में ले लिया था। उन्होंने अपने गृहनगर वर्धा में हिंदू मंदिरों में तथाकथित पिछड़ी जातियों के प्रवेश पर रोक को समाप्त करने के लिए लड़ाई लड़ी। रूढ़िवादी हिंदू पुजारियों और ब्राह्मणों ने उनका विरोध किया, तो उन्होंने 1928 में वर्धा में तथाकथित पिछड़ी जातियों के लिए अपना पारिवारिक मंदिर लक्ष्मी नारायण मंदिर खोल दिया। जो भजे हरि को जरा सोई परम भज पावेगा। उनके सामाजिक कार्यों के सम्मान में बजाज फाउंडेशन ने जमनालाल बजाज पुरस्कार की स्थापना की। हम इस महान उद्योगपति स्वतंत्रता सेनानी को नमन करते हैं। भजे हरि को सदा सोई परम भज पावेगा। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम परिक्रमा में बृहस्पतिवार को शाम 4:45 पर सुनिए देश की आजादी में अपना अमूल्य योगदान देने वाले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की वीर गाथा। और अब एक नजर मौसम पर। दिल्ली और कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। मुंबई और चेन्नई में बादल छाए रहने का अनुमान है। लेह और गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, जबकि श्रीनगर, जम्मू और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। और रवि, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। चंद्रिका, आज प्रकाशित अधिकांश अखबारों ने अयोध्या में राम की पैड़ी पर एक साथ रिकॉर्ड संख्या में दीपक प्रज्वलित किए जाने के मनोहारी दृश्यों को मुख्य पृष्ठ पर दिया है। जगमगाते दीपों के चित्र के साथ हरी भूमि लिखता है, पवित्र सरयू तट पर विश्व रिकॉर्ड, दुनिया की सबसे चमकीली दीपावली। अमर उजाला ने जगमगाते दीपों के चित्र के ऊपर लिखा है, अद्भुत अप्रीतम दिव्य अयोध्या। जनसत्ता के शब्द हैं, संपूर्ण अयोध्या नगरी दीपों से जगमगा उठी। राजस्थान पत्रिका ने लगभग आधे पृष्ठ पर अयोध्या का चित्र देते हुए लिखा है, कोरोना के बाद उल्लास की पहली दीपावली। नवभारत टाइम्स ने अयोध्या के विहंगम दृश्य दिए हैं और लिखा है, दिवाली ने अर्थव्यवस्था के पंख दिए। दैनिक जागरण अनुमान शीर्षक से लिखता है, 5,000 करोड़ रुपए के व्यापार का अनुमान, कोरोना को रोशनी के पर्व का सहारा। नवभारत टाइम्स में हैप्पी टीकावली शीर्षक से लिखा है, दीपावली में भारत को मिला बड़ा तोहफा, कोवैक्सीन को मिली मान्यता। पीएम बोले, अब घर घर जाने की बारी। हिंदुस्तान ने कोवैक्सीन को विश्व मान्यता को सुखद बताया है, लेकिन दैनिक भास्कर ने त्योहारों के समय प्रधानमंत्री की इस चिंता को बड़े अक्षरों में दिया है, टीकाकरण बढ़ाने के नए तरीकों पर काम करना होगा। प्रधानमंत्री के आज सेना के जवानों के साथ दीपावली मनाने और कल बाबा केदार के दर्शन के लिए उत्तराखंड जाने की खबर हरी भूमि, लोकसत्य और कुछ अन्य अखबारों ने दी है। मौसम के बदलते अंदाज पर दैनिक भास्कर ने लिखा है, ये दिवाली ठंडक वाली, पहाड़ों पर हिमपात, मैदानों में बारिश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क घटाने की केंद्र की घोषणा के बाद भाजपा शासित राज्यों ने वैट में कटौती की। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में निर्मित कोविड टीका कोवैक्सीन के आपात उपयोग को मंजूरी दी। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के अंतर्गत देश में 107 करोड़ 66 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तराखंड में केदारनाथ जाएंगे। सरकार ने घरेलू बिजली उपकरणों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 42 कंपनियों का चयन किया। प्रकाश पर्व दीपावली देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अयोध्या का दीपोत्सव सर्वाधिक संख्या में दीप प्रज्वलित करने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, 2030 तक अयोध्या विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र होगा। और T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने अफगानिस्तान को 66 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।